Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota. Today discuss about coordination compounds. हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए किन किन टर्म्स का उपयोग किया जाता है, उन सभी की डेफिनेशंस और उनके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका उपसय संयोजी यौगिक। उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु या आयन के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु, जिसे लिगेंड के नाम से जानते हैं, ने उपसय संयोजक बंध बना रखा हो, उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब बात आती है संकुल या जटिल यौगिक व संकुल या जटिल आयन किन्हें कहते हैं? उपसय संयोजी यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन यौगिकों को संकुल या जटिल यौगिक, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, तथा इन आयनों को संकुल या जटिल आयन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट महत्वपूर्ण टर्म्स है आपकी लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं? कोई भी ऋणायन जैसे Cn- अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जैसे NH3 या H2O, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक उपसय संयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, लिगेंड कहलाता है। ध्यान रखें, लिगेंड के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो और इसके अलावा ऋणायन हो जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कौन सा बंध बनाता हो? उपसय संयोजी। वो सभी क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। चौथी और एक महत्वपूर्ण टर्म्स इसमें आएगी, वो है उपसय संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, परमाणु हो या आयन हो, कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल मेटल कितने लिगेंड द्वारा घिरा हुआ है? उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन के चारों तरफ कि जितने लिगेंड होंगे, यह संख्या उस मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण टर्म्स है आणविक या योगशील यौगिक, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? उपसय संयोजी यौगिक दो स्थायी यौगिकों के योग से बनते हैं। दो स्थायी यौगिक होने चाहिए उपसय संयोजी यौगिक बनने के लिए, और इन्हें आणविक या योगशील यौगिक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, यहाँ KCN एक स्थायी यौगिक है। इसी प्रकार से FeCN का होल 2s, ये भी एक स्थायी यौगिक है। इन दोनों के योग से क्या बन रहा है? 4KCN डॉट FeCN का होल 2s, जिसे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं K4 FeCN का होल 6, और इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, वो है पोटेशियम फिटकरी। पोटेशियम फिटकरी के लिए आप देखेंगे इसमें भी योग हो रहा है दो योगशील यौगिकों का। देखो K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस
प्लस 24H2। ठीक है, इस इन तीनों का योग होता है किस किस का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। और क्या बनता है ये K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। क्लियर। ये एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, उसके अतिरिक्त एक अन्य आणविक या योगशील यौगिक का एग्जाम्पल है किसका, पोटेशियम फिटकरी का। लेकिन आप ध्यान रखें, ये यौगिक संकुल यौगिकों की श्रेणी में नहीं आता है, वरन या अपितु ये किसकी श्रेणी में आएगा, द्विक लवण की श्रेणी में। अब हम ये जानते हैं कि आणविक या योगशील यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। आणविक या योगशील यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हैं, जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है। जैसे अभी हमने पोटेशियम फिटकरी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, और जो प्रोडक्ट बना वो भी जो उसके मूल यौगिक थे उसके अनुसार ही था, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस पॉइंट 24H2O। तो इसमें अपने मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहा, इसलिए ये द्विक लवण की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से दूसरा आणविक यौगिकों का प्रकार है संकुल लवण। संकुल लवण में क्या होता है, जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं रहता है, वो उपसहसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, इन दोनों का जब योग हुआ तो ये K4FeCN का होल 6 के रूप में परिवर्तित हो गया, तो ये एक संकुल लवण कहलाएगा। अब बात आती है कि द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर क्या होता है। तो द्विक लवण व संकुल लवण में जो पहला अंतर है वो तो ये है कि संकुल यौगिकों में ऋणायन लिगेंड, जो लिगेंड होता है वह धातु के मध्य उपसहसंयोजक बंध होता है। एक तो ये महत्वपूर्ण अंतर है कि ऋणायन व धातु के मध्य जो बंध होगा वो उपसहसंयोजक बंध होगा, जबकि जो द्विक लवण होंगे इनके मध्य आयनिक बंध होगा। दोनों में ये महत्वपूर्ण अंतर है कि संकुल के अंदर कोऑर्डिनेशन और द्विक लवणों के मध्य आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि एक मजबूत कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण सॉल्यूशन में संकुल के ऋणायन व धातु आयन पृथक पृथक नहीं होते। ये ध्यान रखने की बात है कि जो संकुल होता है उसके ऋणायन और धातु आयन ये सॉल्यूशन के अंदर आइसोलेट नहीं होते हैं, जबकि द्विक लवणों में ऋणायन व धातु आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात वो पृथक पृथक हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इसको हम बिलियन में डालें तो क्या होगा, FeCN का होल 6, ये आपके उदाहरण के तौर पर आपका है K4 ब्रैकेट FeCN का होल 6। अगर इसको हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, जो FeCN का होल 6 है, ये आपका FeCN का होल 6 4 माइनस, जो आयनों का परीक्षण तो संभव है लेकिन इसके अंदर
Fe2+ और Cn- का परीक्षण संभव नहीं है। इसमें किसका परीक्षण संभव नहीं है? एक तो Fe2+ का और Cn- का, इसका परीक्षण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विलयन में इन आयनों का अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत अब हम पोटेशियम फिटकरी में देखें तो पोटेशियम फिटकरी में आपने देखा था, उसका फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O जब ऐड होते हैं तो K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस पॉइंट 24H2O। तो इसमें देखते हैं कि Al2SO4 का जो होल थ्राइस है उसका क्या होगा? दोनों आयनों का परीक्षण संभव है। किस किस के रूप में? Al3+ के रूप में एंड SO4 2- के रूप में इनका परीक्षण संभव है, क्योंकि विलयन में इन दोनों आयनों का ही अपना अपना अस्तित्व होता है। अब तीसरा जो अंतर है वो है संकुल यौगिकों में केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं। उनमें जो भी आयन संकुल होता है वह बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। द्विक लवणों में एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं और सूत्र का कोई भी भाग बड़े कोष्ठक में नहीं होता। ये तीसरा पॉइंट ध्यान दें कि तीसरे पॉइंट के अंदर जो संकुल यौगिकों में ओनली कितने टाइप के धनायन व ऋणायन होंगे? 1 टाइप के। और उनमें भी जो आयन संकुल होता है उसको किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जबकि द्विक लवणों में ऐसा नहीं है, उनमें एक से अधिक प्रकार के कैटायन एंड एनायन होते हैं और सूत्र के किसी भी भाग को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। तो ये आपके द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर थे। अब पढ़ते हैं हम वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो अल्फ्रेड वर्नर स्विस रसायनज्ञ थे उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इम्पोर्टेंट वर्क के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उन्होंने किस किस के मध्य डिफरेंट अनुपात में क्रिया करवाई थी और संकुल यौगिक बनाए थे। सन 1892 में वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड क्या लिया था? एक तो लिया था कोबाल्ट क्लोराइड और दूसरा लिया था अमोनिया के डिफरेंट रेशो में क्रिया करवाकर संकुल यौगिक प्राप्त किए थे। जैसे ये आपका ये यौगिक है तो इसमें आप देखेंगे ये COCl3 और कितने NH3 हैं? 6। उन्होंने जो रंग ऑब्जर्व किया वो था नारंगी पीला। इसी प्रकार से अब यहाँ पर NH3 की संख्या कम करके देखा, COCl3 0.5 NH3 H2O तो ये गुलाबी कलर आया, फिर COCl3 0.5 NH3 तो बैंगनी आया, फिर एक और NH3 कम करके देखा COCl3 0.4 NH3 हरा व बैंगनी कलर आया, और जब और NH3 की संख्या कम करी तो COCl3 0.3 NH3 के साथ नीला हरा कलर प्राप्त किया। आप देखेंगे कि COCl3 0.4 NH3 के जो दो ज्यामिति समावयवी आपको प्राप्त होते हैं, ये दोनों ही कैसे भिन्न भिन्न कलर के आपको प्राप्त होंगे, हरा व बैंगनी। अब इन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर वर्नर ने संकुल के रेफरेंस में अपना जो थ्योरी दी उसका हम ब्रीफ में अध्ययन करते हैं। उनमें से जो बिंदु हैं उस थ्योरी के, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला उन्होंने बताया कि धातुओं के बंध या संयोजकताएं 2 प्रकार की होती है। इसका पहला प्रमुख बिंदु उन्होंने बताया कि धातुओं
कि बंध या संयोजकताएं दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होगी, ध्यान रखना, और द्वितीयक संयोजकता अनायनित या सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है। दूसरा बिंदु बताया उन्होंने, प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन अथवा उदासीन दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। तीसरा बताया, किसी धातु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है। चौथा, किसी धातु की प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अंक की जानकारी कौन सी संयोजकता से मिलती है? प्राइमरी से। पांचवा व अंतिम पॉइंट है कि एक ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक अथवा द्वितीयक अथवा दोनों प्रकार की संयोजकताएं संतुष्ट कर सकता है। ऋणायन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, कौन सा करेगा? ऋणायन। प्राथमिक भी कर सकता है, द्वितीयक भी कर सकता है, और दोनों प्रकार की संयोजकता को भी संतुष्ट कर सकता है। और इन नियमों के आधार पर, जो अभी अपन ने 5 नियम पढ़े, इन नियमों के आधार पर जो वर्नर ने कोबाल्ट संकुलों के लिए संरचनाएं सुझाई, उनमें से हम यहाँ ये देखते हैं। पहला उन्होंने बताया था कि कोबाल्ट क्लोराइड 0.6 NH3 के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें NH3 कितने? 6 और Cl कितने? 3। तो यहाँ देख रहे हैं कि NH3 के मध्य देखो, सब कोबाल्ट और NH3 के मध्य, सबके मध्य एक सीधी लाइन है, कोई डॉटेड नहीं है। तो ये किस प्रकार की संयोजकता हो गई आपकी? द्वितीयक प्रकार की। और ये डॉटेड जो Cl हैं ऋणायन, उनके साथ डॉटेड आपकी ये संयोजकता बनाई हुई है। तो ये आपकी प्राइमरी संयोजकता है। इसी प्रकार से अगर COCl 3.5 NH3 में देखेंगे तो यहाँ पर NH3 कितने? 5, पाँचों NH3 एक सीधी लाइन बिना डॉटेड लाइन के साथ बंध बना रहे हैं, इसे द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। जबकि Cl में 2 Cl तो डॉटेड लाइन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये आपकी प्राथमिक संयोजकता आएगी। और एक Cl डॉटेड विदाउट डॉटेड लाइन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की संयोजकताएं दर्शा रहा है। इसी प्रकार से आप COCl 4NH3 में देखेंगे तो यहाँ पर NH3 तो सभी विदाउट डॉटेड लाइन के साथ संयोजकता बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि तीन Cl में से एक Cl सिंगल डॉटेड लाइन के साथ है और 2 Cl डॉटेड विदाउट डॉटेड लाइन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से COCl 3.3NH3 का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको तीनों के तीनों NH3 तो विदाउट डॉटेड एक सीधी लाइन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और 3 Cl डॉटेड और विदाउट डॉटेड मतलब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता को शो कर रहे हैं। इन संरचनाओं में टूटी हुई या डॉटेड रेखा प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करती है, जैसा मैंने अभी बता रहा था, जबकि ठोस रेखा द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करती है। अब हम अध्ययन करेंगे कि जो वर्नर सिद्धांत था उसका प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार से किया गया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, तो उसके अंदर आपको कुछ प्रयोग हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो वर्नर सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका आयनिक अभिक्रियाएं या आयोनिक रिएक्शंस। अभी हमने कोबाल्ट संकुलों में प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु या समूह जिनकी प्रकृति कैसी होती है? आयनिक प्रकृति के होते हैं, और ये आयनिक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। जिनकी प्रकृति आयनिक है वो आयनिक अभिक्रियाएं संपन्न करेंगे। अगर हम सबसे पहला वाला कोबाल्ट संकुल देखें तो उसमें क्या था आपका? COCl 3.NH3, और उसकी क्रिया किससे कराएं? AgNO3 के साथ अगर हम क्रिया कराएं तो आपको कितने मोल AgCl का अपक्षेप मिलेगा? 3 मोल AgCl का अपक्षेप मिलेगा। यहाँ देखें COCl 3
डॉट 6NH3। अगर ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो Ag के साथ कौन आयनित होगा, Cl3, और क्या बन जाएगा 3AgCl। तो ये 3 मोल AgCl का निर्माण हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि इस कॉम्प्लेक्स में तीनों क्लोरीन परमाणु कैसे हैं, आयनित होने वाले, और तीनों कोबाल्ट के साथ प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसा हमने अभी अध्ययन किया था, ये यहाँ देखिए, ये तीनों के तीनों डॉटेड लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये प्राथमिक संयोजकता शो करते हैं। और कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होगी, +3, क्योंकि एक ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की किसी धातु की प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरणांक की जानकारी मिलती है। जैसा हमने इसके 5 बिंदुओं में से एक चौथे नंबर का बिंदु बताया था कि प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरणांक की भी जानकारी मिलती है। तो इसके साथ ही उपसेचयी और उपसेचयी संख्या 6। अब कितने NH3 बचे, 6। तो ये 6 क्या है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन संख्या किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु आयन कितने लिगेंड द्वारा घिरा रहता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो कितने NH3 हैं इसके, 6। तो ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये 6 के 6 कौन सी संयोजकता दर्शाएंगे, द्वितीयक संयोजकता, अमोनिया द्वारा द्वितीयक संयोजकता दर्शाई जाएगी। अगर हम इस संरचना को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ 6 के 6 NH3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये एक द्वितीयक संयोजकता शो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये रिएक्शन दी हुई है यह किसकी है, COCl3.6NH3 की। तो आज हमने वर्नर सिद्धांत के कुछ प्रयोगों में से पहला प्रयोग पढ़ा है आयनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट प्रयोग कल वाले व्याख्यान में अपन पढ़ेंगे।